क्या बहुजन सफल हो पाएंगे इस तरीके से? इस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि सफल हो पाएंगे, क्योंकि एक लार्जर यूनिटी की ज़रूरत है। लेकिन ये जो यूनिटी है वो तो बनती हुई दिख नहीं रही है, वो डिफ्यूज़ हो रही है। तो जो आपका सवाल है उसके हिसाब से ये इन लोगों को एक बैनर के तले आना होगा और मिल के लड़ना होगा, तभी ये बहुजनों के लिए लड़ पाएंगे। अदरवाइज़ बहुजन हमेशा छला गया है और फिर से हिंदुत्व की नैरेटिव में, हिंदुत्व की आड़ में छला जा रहा है। और जब आप डिवाइडेड रहेंगे तो आप उत्पीड़ित होते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी आने वाली पीढ़ियों के साथ एक लंबी साजिश की जा रही है। सर, आप लोग एक विचारधारा की बात करते हैं। जी, लेकिन आपके जो नेता हैं वो, देखिए, हम उनको बता सकते हैं कि इसमें ये दिक्कतें हैं, इसमें ये समस्याएं हैं। किसी को हम कंट्रोल तो कर नहीं सकते हैं। हम इस देश के एक नागरिक हैं। आपने बुद्धिजीवी कह दिया, यही मेरे लिए एक आपने बढ़िया उस वर्ग से आप आते हैं सर। देखिए, आप शिक्षक हैं। देखिए, बिल्कुल, लेकिन शिक्षकों की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं और शिक्षक कितनी उन जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये है कि ये जो वर्ग है ये बेसिकली इसको अपना रोल अदा करना चाहिए। अब रही बात, आप जो बात कर रहे हैं इस यूनिटी की, यूनिटी जब तक नहीं होगी तब तक कोई रिजल्ट नहीं। अखिलेश यादव जी ने एक परिवार इकट्ठा किया 2022 के चुनाव से पहले। अब वो धीरे धीरे उनका टूट रहा है परिवार। क्या वजह रही उस परिवार को इकट्ठा नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए? उसकी वजह देखिए ऐसा है ना कि मुझे एक और बात लगती है कि इनमें ये जो छोटे दल हैं, चाहे वो केशव देव मौर्य का रहा और ओम प्रकाश राजभर का रहा हो, और तीसरा वो जो चौहान थे, ये बेसिकली इनमें पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, महत्वाकांक्षाएं बहुत है। आपको करना क्या होगा कि एक बैलेंस बनाना होगा। जैसे चंद्रशेखर छूट गए उस दल में, चंद्रशेखर आज़ाद। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एक अलायंस बनाना होगा जिसमें कि आपको बहुत स्वार्थ रहित रहना होगा। अगर स्वार्थों के साथ आप अलायंस बनाओगे तो अलायंस जनता का नहीं होगा, वो आपके पावर का अलायंस होगा जो लंबा नहीं चलेगा। जो बेसिकली मुझे लगता है कि आप अलायंस न बना के ईमानदारी से आप अपनी बहुजन जनता के साथ बड़ा छल कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो कि आपके आइडेंटिफाइड दुश्मन हैं, जो पहचाने हुए दुश्मन हैं, वो तो छल कर ही रहे हैं। लेकिन आप अगर नहीं कुछ कर रहे हो मीनिंगफुल तो आप भी छल कर रहे हो और उनसे बड़ा छल कर रहे हो। सर, मान ले जाए ये तो अपने हित के लिए कर रहे हैं छोटे दल, चाहे ओपी राजभर हो या चौहान साहब जो आपने भी नाम लिया, ठीक है। लेकिन शिवपाल यादव तो उनके चाचा हैं सर। देखिए, ये मैंने वही कहा ना कि व्यक्तिगत डिफरेंसेस को, व्यक्तिगत जो आपकी ईगो है, व्यक्तिगत जो आपकी मतभेद हैं, इनको आपको किनारे, राजनीतिक जीवन में ना देखिए पॉलिटिक्स में कुछ भी पर्सनल नहीं होता है। कहते हैं कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, पॉलिटिकल इज पर्सनल। तो व्यक्तिगत जो रहेगा वो जनता के हित के आगे व्यक्तिगत कोई हित खास मायने नहीं रखता है। तो आपको ये तय करना है, ये मतभेदों को जीतना है, मतभेदों को दरकिनार करना है और आगे बढ़ाना है उसको। मैं बेसिकली आप ईगो आप किस में समझ रहे हैं, छोटे दलों में, फिर अखिलेश यादव में ईगो? जरूर मुझे लगता है कि एक आदमी को दोष देना भी गड़बड़ होगा। ईगो का मतलब है कि जो खबरें आ रही थी कि कुछ दल के लोग अपने लिए एमएलसी की सीट चाह रहे थे और दोनों तरफ कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हैं। ऐसा एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस के मुख्य कारण हैं। जितने ये डिफरेंसेस आएंगे उससे आपको दिखेंगे बात। कई लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जीत कर भी हार गए जो उपचुनाव हुए हैं। हाँ, जीत कर जरूर हारे हैं, क्योंकि जो माहौल था ये एक रहस्य था अजीबोगरीब। क्योंकि उस समय जो जनता थी वो नीचे के लेवल पे, देखिए पूर्वांचल में कुछ जिलों में एकदम पूरे रिजल्ट आए हैं। तो ये एक थोड़ा सा आश्चर्यजनक है कि भाई ये कैसे हुआ और क्या हुआ। इसको जो चुनाव विशेषज्ञ उनको समझने की ज़रूरत है, उनको जानने की ज़रूरत है। लेकिन ये तो बात है कि चुनाव पूरा बीजेपी कॉन्फिडेंट नहीं। आपके भी कई साथी हैं प्रोफेसर, वो कहते हैं कि अखिलेश यादव के लिए जो ये मौका था, इससे सुनहरा मौका कभी मिलने वाला नहीं था। अब देखिए, ये जो भारत की राजनीति है वो दूसरा टर्न ले चुकी है। अभी की राजनीति जो आप देख ही रहे हैं कि मतलब ऐसी राजनीति हो गई है जिसमें अब विपक्ष का स्पेस ही नहीं है। जब विपक्ष का स्पेस सत्ता पक्ष ले लेगा तो कैसी राजनीति होगी, अब ये कहना बड़ा मुश्किल है। वो जो कह रहे हैं कुछ दावों के साथ कह रहे होंगे, उनका कुछ न कुछ एक आधार होगा। जिस प्रकार का आपने भी कहा, इतना माहौल था चुनाव से पहले, बिल्कुल सरकार का विरोध था, वो आपने भी देखा, किसान परेशान थे, युवा बेरोजगार थे, तमाम लोग विरोध कर रहे सरकार का। अगर फिर भी आप लोग नहीं जीत पा रहे तो फिर इस पर सोचने वाली बात, सोचने वाली बिल्कुल बात है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी, जैसा मैंने आपको कहा कि केवल ये एक नेता के हारने का, पार्टी के हारने और जीतने का मसला नहीं है। ये मसला है एक बड़े वंचित तबके का। जैसे होता है ना कि केंद्र होती है, पेरिफेरी होती है, एक बड़े वंचित जनता का हाशिए पे चले जाना। अब आप देखिए
जिस तरह से नौकरियों का और यूथ का, जैसे आपको अगले 10 साल तक एक अच्छा रोजगार, सम्मानजनक रोजगार न मिले, हमारे युवाओं को जो 22-23 साल के 25 साल के हैं उनका जीवन खत्म हो जाएगा। और भारत अभी की दुनिया में सबसे युवा देश है। यहाँ के युवाओं को वास्तव में स्किल करने की ज़रूरत है ताकि वो जर्मनी, चाइना और यूरोप में जाके अपना झंडा गाड़ सकें, रोजगार जनरेट कर सकें, भारत को महान बना सकें। महान भारत बनेगा जब हमारे युवा मजबूत होंगे रोजगार से। ये ज़्यादातर तो ओबीसी समाज के ही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि पूरे समाज में 100 लोग हैं, तो उसमें 50 से 60% लोग जो हैं वो ओबीसी समाज के हैं। उनको आपको देखना होगा, जो 4 पिलर्स हैं ना डेमोक्रेसी के, वो है आपकी न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, पत्रकारिता है और जुडिशरी है। तो ये न्यायपालिका, कार्यपालिका, पत्रकारिता और विधायिका, यस आपने सही कहा, लेजिस्लेटिव। तो ये जो चारों चीज़ें हैं, इनमें उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है, मैं जैसे आपको बताता हूँ, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा ना तो कोई भी समाज इवॉल्व नहीं हो सकता है। आप इसको समझिए एक ह्यूमन बीइंग के रूप में, एक आदमी के रूप में। मैं नहीं जानता हूँ आपकी क्या कास्ट है। कास्ट एक्चुअली एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, रिजिडिटी थी। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए मैं अगर यादव सरनेम के साथ पैदा हुआ हूँ, मैं यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट था, तो मैं अगर चाहूँ कि मैं ब्राह्मण हो जाऊँ, अपने को घोषित करूँ संदीप पांडे, तो जिंदगी भर एक्सेप्ट नहीं कर। 4 मंजिला इमारत जिसमें बिल्कुल। अब सुनिए, मैं न ऊपर जा सकता हूँ ना नीचे जा सकता हूँ। मैं अगर अपने को ट्राइबल भी घोषित करूँ, मैं जहाँ हूँ वहीं लॉक्ड हूँ। तो ये जो सबसे बड़ी अमानवीय स्थितियाँ हैं ना, अब जब एक जाति आपकी पहचान बन गई है, आपने देखा होगा कि शादियों में कैसे लोग खाप पंचायत में मारते हैं, जबकि हम काटा जाए तो खून जो आपके में है वो मेरे में भी है, शरीर में जो मांस है वो सब बराबर है। कहने का मेरा मतलब ये है कि उनका नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन, विधायिका में, पत्रकारिता में, और जब तक नहीं होगा बराबर ना, कोई भी चैन से नहीं रहेगा। ये मत समझिए कि आप इनको परेशान कर रही हैं तो बस यही परेशान हो रहे हैं। इनको परेशान करने के लिए जो आप साजिशें कर रही हैं वो आपको कभी भी आदमी नहीं बनने देगा, वो भी आपको अमानवीय बना के रखेगा। तो यहाँ का जो समाज जो उत्पीड़न करता है और जो उत्पीड़ित हो रहा है, दोनों एक विचित्र तनाव में है। एक तो उत्पीड़ित किया जा रहा है किसी को, वो अलग चीज़ है। एक दूसरा है कि कोई एक समाज जिसकी हम बात कर रहे हैं, ओबीसी समाज की, जी शौकिया उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। मंदिरों में जाना, पूजा पाठ करना, कर्मकांड, तमाम जिसकी भी आप बात कर ले, उन तमाम चीज़ों में संलिप्त है ओबीसी समाज के ज़्यादातर लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद को ये मानने को भी तैयार नहीं है कि वो ओबीसी में आते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे मैं आपको बताऊं कि आप पत्रकारिता में आई हैं तो इन सवालों के आप मतलब समझ गई हैं। आप ही अपनी उम्र की लड़की के पास जाइए, चाहे वो सवर्ण जाति की ही हो, जो घर में काम कर रही है, आप बैकवर्ड तो छोड़ दीजिए। एक बात होती है, एक वस्तु होती है, एक टर्म होता है कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल। बहुत सारी चीज़ें ना, जब आप अपनी माँ की पेट में थी तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल गई, बहुत सारे विशेषाधिकार मिले हुए हैं। जैसे मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, वो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का बच्चा है, भले वो जैसे भी हो, आपके बच्चे से वो प्रिविलेज्ड रहेगा। और आपको बहुत सारी चीज़ें इनविजिबल मिलती हैं, दिखती नहीं है। वो जो पूंजी है, पूंजी केवल पैसे की पूंजी नहीं होती है, कल्चरल कैपिटल होती है, सोशल कैपिटल होती है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल होती है। तो जो आप अपनी बच्ची को देंगी, वो एक गृहिणी जो आप ही की जाति की होगी वो नहीं दे पाएगी। तो ये जो नहीं देती, ये जो गैप है ना, ये जो गैप है, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये जो गैप है, यही वो दिक्कत है। वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं उनके साथ किस तरह की हिंसा हो रही है। ये जो कल्चरल एक उनके खिलाफ वायलेंस हो रहा है, सोशल वायलेंस हो रहा है, एक विचित्र वायलेंस है। और जब तक आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लीजिए। उत्तर प्रदेश में सरकार कहती है कि 75% डेटा के हिसाब से लिटरेसी रेट है, लेकिन हकीकत की लिटरेसी रेट अगर जो बेकार के कॉलेजेस का वो सब, तो 30-40% है। जब तक केरल की तरह नहीं होगी, केरल आप जाइए कभी, आप देखेंगे कि वहाँ ऑटो चलाने वाले भाई के पास भी एक विचारधारा का एकदम क्लैरिटी के साथ, एकदम स्पष्टता के साथ ज्ञान होता है, जो यहाँ के कभी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के पास नहीं होता है। तो ये जो विचारधारा, मैंने समाजवाद हो, चाहे कम्युनिज्म हो, चाहे हिंदुत्व हो, कोई भी विचारधारा मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरी फुल प्रूफ होती है। विचारधारा में प्रैक्टिस वो इवॉल्व होती है, वो नीचे आती है। तो जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो उनमें प्रॉब्लम होती है। वो पॉलिटिक्स, आप ये मत समझिएगा कि कोई नहीं समझ रहा है तो उसके पीछे पॉलिटिक्स, उसके दिमाग को कंट्रोल किया जा रहा है। ये जो आपकी मीडिया है नोएडा वाली, जिसको कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं, कुछ कहते हैं, वो कंट्रोल कर रहा है। वो 24 घंटा एक कार्यकर्ता की तरह आपके घर में बैठा हुआ है, वो आपको कंट्रोल कर रहा है। और जिस समाज के पास 10वीं तक पढ़े हुए लोग, अब आप कोई छोटा सा एग्जांपल देखिए, मैं बात समाप्त करता हूँ। कोई व्यक्ति जिसकी माँ अनपढ़ है, पिता अनपढ़ है,
उसके पास वो कल्चर और इंटेलेक्चुअल कैपिटल नहीं होगी जो एक पढ़े लिखे माँ बाप वाले बच्चे के पास तो ये जो कल्चरल कैपिटल टर्म आपने यूज किया है, जी। यही सवाल मेरा है कि जी। जो ये मांगे आप यहाँ से उठा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये कल्चरल कैपिटल वाला जो ये गैप है, इसको भरने की जरूरत है, लोगों तक ये ज्ञान पहुँचाने की जरूरत है? एग्जैक्टली वो ज्ञान देखिए, इसी ज्ञान में ये बहुत छोटा सा प्रयास है, बहुत 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 छोटा सा प्रयास है।